है? कि देखिए, जाहिर तौर पे ये काफी बड़ी सफलता मैं कहूँगा सुरक्षा बलों को और खास तौर पे तेलंगाना पुलिस को मिली है। जो हमें आधिकारिक अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, मुलुगु जिला है, ये बीजापुर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है। वहाँ पर ये देव जी, उसके अलावा संग्राम जो दूसरा सेंट्रल कमेटी मेंबर है, वो उसके अलावा करीब 20 से ज्यादा जो माओवादी है वो वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो सरकार के समक्ष, पुलिस के समक्ष अपने हथियार डालना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि या तो सोमवार को या मंगलवार को आधिकारिक रूप से उनके सरेंडर की घोषणा या सरेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर हम बात करें देव जी की, देव जी करीमनगर का रहने वाला है, पुराना करीमनगर जिले का, तेलंगाना का रहने वाला है। 1970 के दशक में देव जी ने सशस्त्र आंदोलन में शामिल हुआ, उसके बाद अंडरग्राउंड चले गए। पीपुल्स वॉर ग्रुप जो माओवादियों का एक संगठन होता था, पीपुल्स वॉर ग्रुप के पहले जो सशस्त्र बल की गठन जो है वो देव जी ने किया था। तो देव जी जाहिर तौर पे संगठन में बहुत सालों से जुड़ा रहा और काफी प्रमुख भूमिका निभाता रहा। अगर मैंने जैसे बताया कि उन्होंने पहले सशस्त्र संगठन और दल की स्थापना की थी पीपुल्स वॉर ग्रुप की, तो उसकी शुरुआत से ही माओवाद में पकड़ रही और माओवाद में स्थापित करने में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पुराना आंध्र प्रदेश हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या देश के अन्य हिस्सों हो, उसमें बसवराज के अलावा देव जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। बसवराज की मौत के बाद 2025 में उस समय माओवादी संगठन के महासचिव थे बसवराज की मौत के बाद देव जी को महासचिव बनाया गया। महासचिव की पद जो है वो माओइस्ट हायरार्की में, अगर हम बात करें, उनके संगठन में सबसे सर्वोच्च पद है और उसको सर्वोच्च कमांडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में सर्वोच्च कमांडर जो है माओइस्ट का संगठन का, उसका सरेंडर जाहिर तौर पे पूरे माओवाद की कमर तोड़ देता है। और जैसे हमने अभी सुनाया भी अपने दर्शकों को, गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च तक की डेडलाइन दे रखी है। उस डेडलाइन से पहले अगर माओवादी संगठन के सर्वोच्च कमांडर का समर्पण होता है तो जाहिर तौर पे माओवाद करीब उस डेडलाइन से पहले या उस डेडलाइन के आसपास में खात्मे की तरफ अग्रसर है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। देव जी के अलावा एक और जो शख्स है जिसने सरेंडर किया है, संग्राम नाम का है। संग्राम महाराष्ट्र और तेलंगाना के जिलों में सक्रिय था, खासतौर पे गढ़चिरौली और आदिलाबाद, जो आसिफाबाद, कुमाराबाद भीम आसिफाबाद जिला कहा जाता है, उस इलाके में सक्रिय था। उसके अलावा बस्तर और दंडकारण्य में इसकी मौजूदगी लगातार दर्ज की जाती रही। जो संग्राम है, उन्होंने 1980 के दशक में माओवाद में शामिल हुए, उसके बाद अंडरग्राउंड चले गए और काफी वर्षों तक जो है वो दंडकारण्य में घूमते रहे और दंडकारण्य में हिंसक वारदातों को अंजाम देते रहे। अगर हम देव जी के हिंसक वारदात की बात करें तो उसमें ताड़मेटला, जहां पर 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उसमें भी देव जी की भूमिका हमारे सूत्र कंफर्म करते हैं कि उसके पीछे भी देव जी का हाथ था। देव जी की साजिश या रणनीति थी जिसकी वजह से हमारे 76 सीआरपीएफ के वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी। तो ये जो समर्पण है देव जी का, जाहिर तौर पे माओवाद के खात्मे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है माओवाद के खात्मे की तरफ। और जिस तरह से जो डेडलाइन है और डेडलाइन के नजदीक आते आते एक बड़ा नाम जिसकी लगातार तलाश थी, लगातार ये माना जा रहा था कि देव जी को या तो मार गिराया जाएगा या तो मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, अब जाकर मुख्यधारा से जुड़ चुका है। जुल्फिकार, एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के लिए, ये किस तरह से एक बड़ी सफलता मानी जाए? क्योंकि तेलंगाना में सक्रियता थी, छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय होने की यहाँ पर जानकारी थी, ऐसे में कितनी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर हम देखें तो देश भर में जो माओवाद था उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कहीं पर माओवाद का जिसे गढ़ कहा जाता था, किला कहा जाता था, तो वो अबूझमाड़ का इलाका था। बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है और नारायणपुर के बीच का हिस्सा है और तेलंगाना से लगा हुआ जो इलाका है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि मुलुगु का क्षेत्र जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो माओवाद प्रभावित था और सबसे ज्यादा माओवादियों के प्रभाव में रहा है। तो देव जी का सरेंडर होना मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री को भी हम देखें तो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर ही आ रहे हैं। जितनी भी बड़ी घटनाएं या जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलते हुए नजर आए बीते 1.5 सालों में, तो उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं है पर एनकाउंटर हुए तो वो छत्तीसगढ़ में ही हुए हैं। तो ऐसे में टॉप कमांडर का सरेंडर करना और बीते दिनों टॉप कमांडरों का मारा जाना, तो ये बिल्कुल साफ करता है कि जो माओवाद को खत्म करने का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है,
उस कड़ी में लगातार ये कहें कि जैसे कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील, तो लगातार ताबूत की आखिरी कीलें जो हैं वो ठोकी जा रही हैं। उन्हीं में से एक है कि अ, या तो इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। तो अब देव जी ने सरेंडर किया है, तो अब कुछ ही माओवादी जो कैडर के बड़े लीडर हैं वो बचे हैं, जिन्हें हम अब गिनती उंगलियों में कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब माओवाद की डेडलाइन के पहले भी माओवाद के खात्मे के ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी देखें तो अब वो संख्या बची नहीं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंदरूनी इलाका जो घोर माओवादी प्रभावित क्षेत्र छोटा सा बचा था, तो अब छत्तीसगढ़ में जो माओवाद था वो छत्तीसगढ़ में 85% से ज्यादा माओवाद प्रभावित क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। मतलब उसका साफ कि उन इलाकों में कैंप स्थापित हो चुके हैं, मूवमेंट बढ़ चुके हैं, गाड़ियां वहां पर जाने लगी हैं, आवागमन बढ़ा है, विकास के रास्ते उन क्षेत्रों में खुले हैं। तो अब जो 15% बचा है उसको खत्म करना, मतलब वो बहुत छोटा सा एरिया है। तो अब से देखें तो वह 40 दिन के करीब बचे हैं। तो ऐसे में उसके पहले भी ये घोषणा हो सकती है और आने वाले समय में कुछ और बड़े नक्सली जो बचे हैं वो भी सरेंडर कर सकते हैं, जिस तरीके से सुरक्षा बलों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक आने वाले समय में अब 40 दिन से भी क्योंकि कम का समय है और ऐसे में नजरें बनी हुई है कि अब जो छुटर पुटर नक्सली बचे हैं उनको कितनी जल्दी मुख्यधारा से जोड़ा जाए, सरेंडर किया जाए। आशीष, एक अहम सवाल ये है कि जब क्योंकि इतने समय से देव जी की तलाश की जा रही थी और बार बार कोशिश की जा रही थी कि बात बन जाए, मुख्यधारा से जुड़ जाए, लेकिन अभी तक तस्मस अपने बातों से नहीं हो रहा था, अटल था बिल्कुल देव जी। अब ऐसा क्या हुआ कि उसे ये कदम उठाना पड़ा? क्या उसने किसी तरह की बात कही? जी देखिए, अगर हम बात करें पूरी रणनीति की, जब हिडमा का खात्मा हुआ, हिडमा का इनकाउंटर हुआ, हिडमा की मौत हुई आंध्र प्रदेश में, तब से ही लगातार देव जी के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। और हाल के महीनों में अगर हम बात करें, चाहे नवंबर दिसंबर पिछले साल का हो या जनवरी और फरवरी इस साल का हो, तेलंगाना पुलिस लगातार इस पूरे जो सीमावर्ती इलाके हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ सीमा क्षेत्र है, वहां लगातार कॉम्बिंग और दबिश कर रही थी। ऐसे में देव जी के ऊपर दबाव था कि या तो वो इनकाउंटर में मारा जाए या फिर वो मुख्यधारा में शामिल हो। उसने लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश तेलंगाना पुलिस की ओर से हो रही थी, ताकि बार बार तेलंगाना के डीजीपी जो है शिवधर रेड्डी, वो लगातार बार बार मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर रहे थे कि देव जी और अन्य जो सक्रिय माओइस्ट हैं वो जल्दी से जल्दी सरेंडर करें। सरेंडर करने पर उनको सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल आशीष, डॉक्टर पीके मिश्रा नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन एक बड़ी कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिली है, लंबे समय से इंतजार था और अब नक्सलवादी देव जी का सरेंडर होता दिखाई दे रहा है। किस तरह से इसे देखा जाए? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के जो डेट दिए थे 31 मार्च 2026 तक भारत मुक्त नक्सलाइट, ये बिल्कुल सक्षम हो रहा है। और देव जी जो कमांडर थे, इनके ऊपर काफी प्रेशर था। इनको बड़ा क्लियरली सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन दिया गया था, आइदर वो सरेंडर करे और उसको मारा जाए, दो चीज था। और देव जी बहुत कोशिश किए थे। हिडमा मरने के बाद हिडमा उनका जो ऑपरेशनल कमांडर था 1st बटालियन का, वो मरने के बाद देव जी वाज द नेक्स्ट कमांडर जिसको कि टारगेट करना था। और देव जी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा था और उनका जितना मूवमेंट हो रहा था तेलंगाना बॉर्डर में, तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, उसको ड्रोन्स और इस सैटेलाइट से नजर कर रहे थे। कोई मूवमेंट अगर होता है तो देव जी देखे कि बचना मुश्किल है। डेफिनेटली 100% ही वुड हैव बीन किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उसमें देव जी को बचना बहुत मुश्किल था। ही हैड नो ऑप्शन than to surrender to Telangana police, and it is a very big achievement for the security forces. And इससे बिल्कुल जिस उस तरफ से जा रहा है जो नक्सल मुक्त भारत बनेगा। बिकॉज देव जी सरेंडर करने के बाद, हिडमा मरने के बाद इनके पास लीडर कोई नहीं बचे, ऑपरेशनल कमांडर कोई नहीं बचे। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर जो है, जितने डिप्लॉयमेंट हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का और IRB का और वहां का जो स्टेट पुलिस का हुआ था, और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और इनका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो ड्रोन के माध्यम से रखा गया था,
इसका फल मिला है और देव जी को बचना मुश्किल था तो उनको सरेंडर करना ही पड़ा। बिल्कुल। इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। बिल्कुल, तो सर क्या ये माना जाए कि देव जी के सरेंडर के बाद जो नक्सलियों की नींव थी वो तो कमजोर हुई है, साथ ही साथ बाउंड्रीज भी कमजोर होती गई, ये मान सकते हैं? बिल्कुल। इसमें जो है पहले तो इनका बैकबोन टूट गया था जब हिडमा मारा गया। अब इनका दिमाग अभी टूट गया, ब्रेन उनका टूट गया है, ब्रेन काम कर नहीं करेगा क्योंकि देवजी सरेंडर कर दिए। अब इसमें जितने हैं बाकी जो बच गए हैं छोटे छोटे लीडर जो है ग्रुप लीडर्स, इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा और अदरवाइज एक ही चीज है कि वो दे विल बी किल्ड डेफिनेटली। और ये भारत मुक्त यह होगा, नक्सल मुक्त भारत होने जा रहा है और यह फ्रूटफुल हो रहा है। एंड थैंक्स टू द सिक्योरिटी फोर्सेस जो देव जी को फोर्स किए सरेंडर करने के लिए। नाइस ऑफ इट। बिल्कुल। अब क्योंकि देव जी के बाद अब अगर देखा जाए तो कौन ऐसा चेहरा है जिस पर सबसे पहली नजर सुरक्षा बलों की होनी चाहिए और सरकार की होनी चाहिए? ये जो है हमारा मोरलेस आप देखेंगे कि झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और तेलंगाना इस बॉर्डर में जो मूवमेंट हो रहा है, अब जो हमारा कमांडर रह गए हैं सिर्फ 3 या 4 जो है स्मॉल ग्रुप कमांडर्स है। ये देवजी और हिडमा जैसे कमांडर्स नहीं है क्योंकि, और दूसरा है इनके पास हथियार कम हो गया है क्योंकि जितने सरेंडर भी कर रहे हैं ये सभी अपना हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। हिडमा मरने के बाद जो है उनका जो 1st बटालियन का जो उनका जो ये था जितना वेपन्स था उसमें से 75% वेपन्स ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है। ऑल ऑटोमेटिक वेपन्स भी सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए अब उनके पास एक ही रह गया कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा सकते हैं रोड में या जंगल में। सिक्योरिटी फोर्सेस जहां तैनात होते हैं, जहां ऑपरेशन के लिए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे काफी आईडीज बरामद हो रहा है और उसको रिकवरी हो रहा है, उनको ब्लास्ट किया जाता है। बिल्कुल सर, एक यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन एक सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से भी यही पूछा जाता है और बार बार सवाल में ये रहता है कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो उसकी क्या गारंटी कि अब वो दोबारा सक्रिय आगे नहीं होंगे। पहला तो ये, और दूसरा ये कि क्या पूरी तरह से जो खात्मा हो जाएगा इसकी डिटेल रिकॉर्ड कहाँ से मिल पाएगा या फिर सरकार कैसे ये जांच पाएगी कि अब कोई भी नक्सली नहीं बचा है? ये देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ, नक्सलाइट पहले चारू मजुमदार ग्रुप बंगाल में शुरू हुआ था और बंगाल में जो है 1973, 74, 75 में जो है ये पूरा खत्म हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल में 1-2 नक्सलाइट कोई गांव में नहीं होंगे, दैट इज डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन ये जो है चारू मजुमदार और उसका ग्रुप जो थे गोरा सरकार वगैरह सबके सब जो है अप्रीहेंड हो गए थे। तो इसलिए बंगाल में जो है जो नक्सलाइट जो शुरू हुआ था नक्सलबाड़ी में, इट केम टू एन एंड इन 1975। अब यहाँ जो हो रहा है जितने लीडर्स हैं, जैसे कि मैं चारू मजुमदार ग्रुप का बता रहा था, गोरा सरकार वगैरह जो पकड़े गए थे, उस मुताबिक इनका जितने जो लीडर हैं काफी सरेंडर कर चुके हैं, काफी मारे गए हैं। तो इसलिए आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो सरायकोंडा जो एरिया में जंगल में हुआ था 21 दिन का ऑपरेशन, द बिगेस्ट ऑपरेशन वाज देयर इन करायकोंडा हिल्स, जिसमें 32 नक्सलाइट्स मारा गए थे जहां से हिडमा निकल गया था, लेकिन हिडमा फिर पकड़ा गया और मारा गया। इसलिए इट इज वेरी वेरी इजी टू टारगेट नाउ नक्सलाइट्स का जो छोटे कमांडर है। और ये जो है मैं क्लियरली बताऊंगा कि नक्सलाइट्स जरूर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो नक्सलाइट जो रियल नक्सलाइट्स हैं वो नहीं बचेंगे। इट इज ओनली द क्रिमिनल्स जो कि पैसे के लिए ज्वाइन किए हैं वही 1-2 बचेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट, देयर विल बी नो नक्सलाइट्स इन दैट एरिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो एक लक्ष्य रखा गया है उसी लक्ष्य के अनुकूल लगातार सफलता हासिल हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पीके मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, और आशीष तमाम जानकारी देने के लिए और साथ ही जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।